आइए बात करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच चल रही युद्ध की खबरों की। लगता है दोनों मुल्क युद्ध के कगार पे खड़े हैं, सेनाओं की तैनाती हो चुकी है और ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि शायद ये थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकती है, क्योंकि दोनों देश जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस हैं। अमेरिका ने पूरी कोशिश करी है कि युद्ध टल जाए और उसके जो नेटो की सेनाएं हैं वो भी उनको अपने आप को तैयार रखें कि युद्ध के लिए शायद वहाँ पे युद्ध हो। पर क्या ये वाकई युद्ध होगा? नहीं, ऐसा युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अब वार्सा पैक्ट और नाटो पैक्ट के दिन गए हैं। रशिया जो पहले यूएसएसआर होता था अब टूट चुका है, जो सारी स्टेट्स हैं अलग अलग स्टेट्स हैं। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है, जो यूक्रेन है एक पहले जो पार्ट होती थी रशिया की, अब वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। अब रशिया को क्या प्रॉब्लम है यूक्रेन से? ये जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं वो यूरोप के साथ ट्रेड करती हैं और धीरे धीरे रशिया के चुंगल से निकल रही हैं और अब वो एक नाटो के साथ पैक्ट करना चाहती हैं, ताकि अगर उन पे कोई रशिया अग्रेशन करता है तो नाटो की सेनाएं उनके साथ खड़े। इसी बात से घबराया है रूस और वो चाहता है कि उनका जो प्रभुत्व है वो इस इलाके में छाया रहे और ये जो छोटे मोटे कंट्री हैं बॉर्डर्स में, ये एक बफर स्टेट रहे उसके और नाटो फोर्सेस के बीच में। हालांकि सैंक्शंस लगाई गए हैं रशिया पे जर्मनी द्वारा, जापान द्वारा, अमेरिका द्वारा, 7 कंट्रीज़ ने अभी तक उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। पर क्या ये रिस्ट्रिक्शन कोई फ़ायदा करेंगी या रशिया को युद्ध से रोकेंगी? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि रशिया एक पावरफुल कंट्री है, उसके पास वीटो राइट्स है यूएन में, किसी भी चीज़ को जो फैसला होता है उसको वीटो करने के। तो इसलिए यूएन यहाँ पे जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया जा सकता जो रशिया के खिलाफ हो। यूएन हालांकि बहुत सारी वार्निंग दे चुका है, पर उस वार्निंग का कोई मतलब रशिया के लिए नहीं है। जो सैंक्शन लगाई गई हैं, सैंक्शन से अगर वो सैंक्शन वाकई में इम्प्लीमेंट करी जाती हैं, जैसा कि लगता नहीं है क्योंकि ये एक ज़्यादा ड्रावा सिद्ध हो रहा है, अगर वो सैंक्शंस इम्प्लीमेंट होती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान सैंक्शन लगाने वालों को भी हो सकता है, क्योंकि रशिया तकरीबन 70% नेचुरल गैस और फ्यूल सप्लाई करता है यूरोप को और 4% अमेरिका को भी सप्लाई करता है और बहुत सारा जो कंपोनेंट है, डिफेंस के कंपोनेंट बहुत सारे कंट्री को सप्लाई करते हैं। तो इसलिए जर्मनी के साथ एक पाइपलाइन है जो बंद हो रही है। इसी कारण अगर जर्मनी सैंक्शन लगाता है तो पाइपलाइन बंद हो जाएगी, तो जर्मनी शायद इसे अफोर्ड ना कर सके सैंक्शंस। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें रशिया कंट्रोल करता है, तो इसलिए ये सैंक्शन ना तो यूएन के थ्रू हो सकती हैं, ना जो और किसी तरीके से लागू करी जा सकती हैं। तो क्या ऐसा पहले भी हुआ है? जी हाँ, ऐसा पहले भी हुआ था। क्रीमिया 2014-15 में इसी तरह उन्होंने कैप्चर किया था, क्योंकि क्रीमिया में भी जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है ज़्यादा। अभी भी जो यूक्रेन में 2 स्टेट जो उन्होंने कब्जा करके उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है रशिया ने, वहाँ पे रशियन स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं। रशिया हमेशा से यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है, तो इसलिए वो चाहता है कि जो उसकी छत्रछाया में ये मुल्क रहे, ताकि उसी की पॉलिसी वहाँ लागू हो और ये नाटो के साथ ना जाए। अब यूक्रेन के लिए ये डू एंड डाई की पोजीशन तो है, पर यूक्रेन के पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हैं, क्योंकि ओपनली तौर पे किसी भी देश की सेना उसके साथ नहीं आ रही है। हालांकि जो ऐलान तो किए जा रहे हैं पर नहीं आएगी कोई सेना। तो इसलिए जैसा पहले क्रीमिया में हुआ था, ना नाटो कुछ कर पाया ना अमेरिका कुछ कर पाया, तो इसी तरह से रशिया ने उस पर कब्जा किया था। तो अब लगता है यूक्रेन जब तक मानेगा नहीं। हालांकि हमले छुटपुट शुरू हो चुके हैं, कुछ मिसाइल भी दागी गई हैं, तो नॉन मिलिट्री टारगेट को छोड़कर बाकी टारगेटों को कुछ ना कुछ डैमेज पहुंचाया जाएगा। अब देखते हैं इसका असर भारत पे क्या होगा। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में सबसे पहले तो भारत का रुख क्या होगा? देखिए, भारत ने जब 1981 में एक अफ़गानिस्तान का मसला हुआ था, चेकोस्लोवाकिया का उसके बाद हुआ, हंगरी का हुआ उससे पहले, तो भारत ने एक न्यूट्रल पक्ष रखा था, क्योंकि यहाँ हमारे जो रिश्ते हैं सभी कंट्रियों से अच्छे हैं, यूरोप के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी और रशिया के साथ भी। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी एक का पक्ष लेके दूसरे पक्ष को अपने अगेंस्ट करें। तो भारत के लिए
न्यूट्रल रहना ही एक बेहतर पॉलिसी होगी। बड़ा कूटनीतिक जो इस टाइम में सरकार को फैसला लेना पड़ेगा और किसी न किसी तरह से अपने आप को बैलेंस्ड अप्रोच पे के जरिए उन तक अपने अपने संदेश पहुँचाने होंगे। बाकी क्या भारत के लिए फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो तकरीबन 25,000 भारतीय वहाँ यूक्रेन में रहते हैं, कुछ फिल्मों की शूटिंग करने भी क्रू जाते रहते हैं, तो उनको वापस लाने का टारगेट है जिस पे भारत सरकार ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। हालांकि फ़्लाइट्स कम हैं, पर क्योंकि अभी एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं यूक्रेन में तो ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, उनको लाया जा रहा है। नंबर 2, भारत की जो नेवी और एयरफोर्स काफ़ी हद तक यूक्रेन और रशिया पे डिपेंडेंट है। हमारी एक रशिया के साथ बड़ी डील भी चल रही है। अगर हम किसी का पक्ष लेते हैं तो उस डील के ऊपर भी बड़ा असर पड़ सकता है। स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम आ सकती है भारतीय सेनाओं को, जो रशियन बेस्ड इक्विपमेंट है उसके लिए। तीसरा जो अहम पॉइंट है, तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे इंटरनेशनली, उसमें कोई शक नहीं है, ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो चुके हैं और भारत में पहले ही तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब तेल की आसमानी कीमतों के बीच अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाएं तो उछाल आना भारत में भी बहुत लाजमी है, और अगर ये उछाल आता है तो इसका पब्लिक और सरकार के ऊपर बहुत असर पड़ेगा अगर फ्यूल के प्राइसेस, तेल के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते हैं। सबसे चौथा, अभी तक चाइना का कोई रिएक्शन नहीं आया है, ना उन्होंने विरोध किया है, ना खुलेआम सपोर्ट किया है। एक जो साइलेंट जो अप्रूवल लग रही है चाइना की रशिया के साथ, और अगर रशिया और चाइना मिल जाते हैं, साथ साथ सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी होगा, क्योंकि हमारा जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है चाइना से रहता है, और अगर रशिया चाइना की सपोर्ट करेगा तो हमें भविष्य में सोचना पड़ेगा कि हम किसकी तरफ हैं, क्योंकि उसके बाद हमारी और जो चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या हमारे डिस्प्यूट्स हैं उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा और चाइना के साथ रिलेशन बढ़ेंगे। यूएसए हालांकि बड़े सैंक्शन लगा रहा है, पर जो बाइडेन नहीं चाहेंगे, ना ही रशिया चाहेगा कि यूक्रेन उनके लिए अफ़गानिस्तान बन जाए, यहाँ से वो शर्मसार होकर वापस निकलें, इसलिए धमकियों का दौर जारी रहेगा। कोरोना के बाद और जैसा कि यूएसए में है, इन्फ्लेशन बड़ी हाई है, तेल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, अप्लाइंसेस की बड़ी शॉर्टेज है, कारों की शॉर्टेज है, क्योंकि बहुत से चिप लेवल कंपोनेंट चाइना से आते थे जो प्लांटों की प्रोडक्शन पे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो एक माहौल जो बाइडेन के खिलाफ बढ़ा है, तो जो बाइडेन नहीं चाहेंगे कि वॉर में कूद के वो अपने खिलाफ इस माहौल को और हवा दें। तो इसमें कुछ देर तक ऐसे बढ़ता रहेगा, ज़रूर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और एयर स्ट्राइक्स होंगी। और रशिया, क्योंकि पुतिन स्टालिन के बाद सबसे स्ट्रांग नेता है वहाँ के, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता उनके कंट्री में, तो इसलिए वो अपनी मनमर्जी करेंगे और यूक्रेन को पक्का किसी न किसी समझौते के तहत, जैसा कि वो कह रहे हैं कि उनकी सेना को सरेंडर कर दें, जैसा कि अमेरिका ने इराक में किया था। तो इस तरह से एक मेंटल प्रेशर भी डाला जा रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी खेली जा रही है कि किस तरह उनकी फ़ौज को सरेंडर करा के ही इस मसले को ख़त्म किया जाए और अपना जो प्रभुत्व है उस इलाके में कायम रखा जाए। तो ये मसला कुछ दिन और चलेगा, थोड़ा बहुत और बढ़ेगा, और जैसा कि हम सोचते हैं कि तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी, ऐसी शंका बिल्कुल नहीं है। मसला धीरे धीरे सुधर जाएगा, क्योंकि पुतिन अपनी जगह पे अड़े हैं और यूक्रेन अड़ने की पोजीशन में नहीं है। कुछ ना कुछ बार्गेनिंग दे लेके उनका जो समझौता है वो हो जाएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए डिस्कवर प्लस और फौजी बाबा चैनल। हम दिखाते हैं आपको लेटेस्ट मुद्दों के ऊपर लेटेस्ट चीज़ें। देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए और आगे फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।